राजकीय महाविद्यालय बिदासर के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे भारत के एक महत्वपूर्ण भूआर्थिक प्रदेश की, जो था प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार में हम केंद्रीय उच्च भूमि और पूर्वी एवं उत्तरी पूर्वी पठार, इन दो इकाइयों के बारे में हम पढ़ चुके थे। जो शेष उप विभाजन था दक्कन का पठार, उसके बारे में हम अध्ययन आज करेंगे। जैसा कि डायग्राम से पता चल रहा है, दक्कन के पठार का भी हम आगे उप विभाजन करते हैं और मोटे तौर पर हम इसमें 5 इकाइयों को पढ़ते हैं, 5 उप विभाजनों को पढ़ते हैं, जो हैं दक्कन ट्रेप या महाराष्ट्र पठार, सेकंड है कर्नाटक पठार, थर्ड है आंध्रा पठार, चौथा है दक्षिणी पहाड़ियाँ और लास्ट है पूर्वी एवं पश्चिमी घाट। तो प्रायद्वीपीय पठार का उप विभाजन है दक्कन का पठार, और दक्कन के पठार को हम या दक्कन के पठार में हम इन 5 स्थलाकृतियों को मोटे तौर पर हम अध्ययन करते हैं। इन 5 स्थलाकृतिक प्रदेश हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी इकाई है। पहली बात तो हमें ये जानने की आवश्यकता है कि यह प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी इकाई है। अन्य जो 2 इकाइयाँ हैं, केंद्रीय उच्च भूमि और पूर्वोत्तर एवं पूर्वी पठार, वो इससे आकार में छोटे हैं और इसकी जो आकृति है वह त्रिभुजाकार है, यूं त्रिभुजाकार आकृति है। तो दक्कन पठार की जो आकृति है वह त्रिभुजाकार है, और जैसे त्रिभुज का एक आधार होता है, एक शीर्ष होता है, उसी प्रकार से दक्कन के पठार का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। और इस पठार का जो आधार है या इस त्रिभुज का जो आधार है वह उत्तर की ओर है और दक्षिण की ओर है इस त्रिभुज का शीर्ष। तो दक्कन का पठार की आकृति त्रिभुजाकार है और इस त्रिभुज का आधार उत्तर की ओर है और शीर्ष दक्षिण की ओर है, जैसा कि एक प्रायद्वीप में होता है। और इस दक्कन के पठार का जो आधार है ये उत्तर दिशा में, यह सतपुड़ा पर्वत द्वारा बनाया गया है। अर्थात दक्कन के पठार का उत्तरी जो सीमा है या इस दक्कन के पठार रूपी जो त्रिभुज है, उसका जो आधार है वह सतपुड़ा पर्वत द्वारा बनाया गया है। और इसके अतिरिक्त इस पठार की, तो हम आगे देखते हैं, इस जो पठार है दक्कन के पठार की पूर्वी सीमाएं महादेव व मैकाल पर्वत श्रेणियों द्वारा निश्चित की हुई हैं। तो इसकी ये जो पूर्वी सीमा है, यहाँ पर दक्षिण के पठार या जो दक्कन का पठार है, इसकी जो पूर्वी सीमा है वो निर्धारित की जाती है कैमूर की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ और मैकाल श्रृंखला द्वारा, या कह सकते हैं हम ये इसके पूर्वी विस्तार है। इसके बाद दक्कन के पठार का जो ये पश्चिमी हिस्सा और ये पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी और जो पश्चिमी हिस्सा है, उन पर क्रमशः पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट स्थित हैं। तो अब पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। दक्कन के पठार के उत्तर में स्थित है सतपुड़ा पर्वत। इसकी पूर्वी और पश्चिमी सीमा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट द्वारा निर्मित की जाती है। दक्कन के पठार का पूर्वी विस्तार महादेव, मैकाल आदि पर्वत श्रेणियों द्वारा निर्मित है। और दक्कन के पठार का जो सामान्य ढाल है वह है पश्चिम से पूर्व की ओर, अर्थात यहाँ पर नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। अब हम आगे इन 5 इकाइयों का क्रमशः एक एक करके वर्णन करेंगे। जो शुरुआत होती है दक्कन ट्रेप या महाराष्ट्र पठार से। तो दक्कन ट्रेप या महाराष्ट्र पठार लावा से उत्पन्न बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। दक्कन का पठार
यह जो डेक्कन ट्रेप है, डेक्कन ट्रेप का निर्माण कैसे हुआ है? यह लावा से बना हुआ है, ये लावा से बना हुआ, और इसकी यहाँ की जो चट्टानें हैं वो बेसाल्ट हैं, बेसाल्ट चट्टानें हैं यहाँ पे। और इसका जो निर्माण है वह लावा, भूगर्भ से लावा निकला, लावा के जमने से, ठंडा होकर जमने से दक्कन पठार की या जो दक्कन पठानी, डेक्कन ट्रेप या दक्कन ट्रेप या महाराष्ट्र पठार का निर्माण हुआ था। दक्कन पठार और दक्कन ट्रेप अलग अलग हैं। दक्कन ट्रेप मुख्य तौर पर भूगर्भ से निकले हुए लावा के ठंडे होकर जमने से बना है, और यहाँ की चट्टानें बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। और अपने निर्माण से लेकर अभी तक यहाँ इस लावा के पठार पर बहुत सारा अपरदन हुआ है। बहुत लंबे समय तक अनाच्छादन, अपरदन और अपक्षय की क्रियाओं के कारण ये एक रोलिंग प्लेन की तरह दिखता है। यहाँ की जो स्थलाकृति है वो इस प्रकार से दिखेंगी। जो दक्कन ट्रेप है उसकी जो आकृति वो इस प्रकार से है, अर्थात जो टॉप होगा इस ट्रेप का, जो चोटी है, जो शीर्ष है वह समतल है, और यहाँ से दोनों ओर जाने पर सीढ़ी नुमा रूप में ढाल कम होते चला जाता है। तो ये इसकी आकृति है। यहाँ से निकलने वाली नदियाँ या नदियों की जो घाटियाँ हैं वह चौड़ी हैं, वह उथली हैं। तो दक्कन ट्रेप या महाराष्ट्र पठार से निकलने वाली नदियों अपनी चौड़ी व उथली घाटियों में बहती हैं। चौड़ी और उथली घाटी होने का अर्थ ये है कि यहाँ से निकलने वाली नदियों का जो वेग है वह कम होगा। जितना उथली घाटी होती है या जितना चौड़ी होती है, उससे अर्थ ये निकलता है कि नदी अपनी वृद्धावस्था की ओर जा रही है। तो ये जो नदियाँ हैं, जो इनकी घाटियाँ चौड़ी भी हैं और उथली भी हैं, इनका वेग कम होता है। वेग कम होने की वजह से इनके अनाच्छादन की जो शक्ति है, जो अपरदन की शक्ति है वह कम होती है। इनका जलोढ़ भार वहन करने की जो वह क्षमता भी कम होती है। इन जैसे ये 2-3 नदियाँ हैं, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और भीमा नदी, ये तीनों नदियाँ दक्कन ट्रेप की कहीं न कहीं निकलती हैं और तीनों ही चौड़ी और उथली घाटियों से बहती है, अर्थात इनकी अपरदन करने की क्षमता भी कम है। अब इस महाराष्ट्र पठार में कुछ चोटियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि कलसूबाई, सालहेर, हरिश्चंद्र, महाबलेश्वर, और 2 दर्रे भी हैं जो हम पहले भी बात किए थे हमने, भोर घाट और थाल घाट। भोर घाट जोड़ता है मुंबई को पुणे से और थाल घाट जोड़ता है मुंबई को नासिक से। तो भोर घाट जोड़ता है मुंबई को पुणे से और थाल घाट जोड़ता है मुंबई को नासिक से। इस मिट्टी के जो ये जो लावा है या जो बेसाल्ट चट्टानें हैं, इसी से दक्कन ट्रेप बना हुआ है। अनाच्छादन के प्रक्रमों द्वारा जब इस बेसाल्ट चट्टानों का अपक्षय अपरदन होता है तो काली मृदा का निर्माण होता है, जिसे हम काली कपास मृदा भी कहते हैं, रेगुर मृदा भी कहते हैं। इस मृदा की विशेषता ये होती है ये कि इस मृदा के जो कण हैं वो बहुत महीन होते हैं, और बहुत महीन कणों के वजह से यह मृदा एक लंबे समय तक नमी को धारण रख सकती है। और यह मृदा कपास की कृषि के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ पर कपास की विस्तृत स्तर पर कृषि की जाती है, और कपास की कृषि होने के कारण महाराष्ट्र में वस्त्र उद्योग भी काफ़ी फैला हुआ है। तो ये था डेक्कन ट्रेप या महाराष्ट्र पठार। उसके बाद में देखते हैं अगला कर्नाटक पठार के बारे में। कर्नाटक पठार मुख्यतः आर्कियन चट्टानों से बना हुआ है। यहाँ से भी कई नदियाँ निकलती हैं। कई नदियों के यहाँ शीर्ष हैं, जैसे कावेरी है, तुंगभद्रा है। हालांकि कावेरी और तुंगभद्रा नदी पश्चिमी घाट से निकलती है, लेकिन इन कर्नाटक पठार से वो होती हुई आगे गुजरती है, और इन नदियों ने इस कर्नाटक पठार को कई भागों में विभाजित कर दिया है। कर्नाटक पठार के जो उच्चावच हैं वो 600 से 900 मीटर के करीब हैं। यहाँ की उच्चतम चोटी बाबा बुदान हिल्स में पाई जाती है, मुलानगिरी के नाम से। तो कर्नाटक पठार की सबसे ऊंची चोटी है मुलानगिरी, जो है बाबा बुदान की पहाड़ियों में स्थित है। कर्नाटक के पठार को भी 2 भागों में बांटा जाता है। जो पूर्वी भाग है उसे मैदान के नाम से जानते हैं, और पश्चिमी भाग को मलनाड क्षेत्र के नाम से जानते हैं।
मलनाड जो क्षेत्र है अर्थात जो पश्चिमी क्षेत्र है वो पूर्णतः एक पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पर नदियों द्वारा बहुत अत्यधिक कटाव किया गया है और ये घनी वनस्पति का क्षेत्र है। तो मलनाड क्षेत्र की 3 विशेषताएं हैं। ये पश्चिमी कर्नाटक में पाए जाते हैं। तो देखिए एक ज़्यादा स्पष्टता के लिए मैं बताता हूँ कि कर्नाटक में जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले आएंगे पश्चिमी घाट, उसके बाद में आएगा मलनाड क्षेत्र और उसके बाद में आएगा मैदानी प्रदेश। तो मलनाड क्षेत्र पूर्णतः एक पर्वतीय क्षेत्र है। नदियों द्वारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा कटाव किया गया है। जो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ हैं इन नदियों ने यहाँ पर अत्यधिक कटाव किया है और ये घनी वनस्पति से युक्त क्षेत्र है। वहीं मलनाड जो मैदानी क्षेत्र है वो एक मैदानी है, यहाँ पर वनस्पति कम है, नदियों द्वारा यहाँ पर निक्षेपण किया गया है अर्थात कटाव की स्थिति कम है। आगे बैठ देखते हैं आंध्र पठार को, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में विस्तृत है। आंध्र पठार को कृष्णा नदी द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। एक है रायलसीमा पठार जो दक्षिण की ओर है और दूसरा है तेलंगाना पठार जो उत्तर की ओर है। इसके आगे रायलसीमा पठार को भी पेन्नूरू नदी है वो 2 भागों में बांटती है। वहीं तेलंगाना जो पठार है वो आर्कियन व नाइस चट्टानों से निर्मित है। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपरदन हो रखा है और गोदावरी नदी द्वारा सिंचित है। इसके आगे दक्कन पठार में बसते हैं दक्षिण की जो पहाड़ियाँ हैं और पश्चिम व पूर्वी घाट। इन दोनों इकाइयों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।